नमस्कार। चलिए आज हजारों सालों के इतिहास में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि भारतीय सभ्यता की जड़ें कितनी गहरी और दिलचस्प हैं। जरा सोचिए, एक तरफ हैं गुफाओं में बने ये सीधे साधे चित्र और दूसरी तरफ हैं इतने विकसित शहर। हजारों साल लगे, लेकिन ये सफर तय कैसे हुआ? चलिए इसी कमाल की कहानी को समझते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में ये सब कैसे मुमकिन हुआ। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है पाषाण युग से, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 100-200 साल नहीं, बल्कि इंसान के पूरे इतिहास का लगभग 99% हिस्सा है। यही वो बुनियाद रखी गई जिस पर आगे की पूरी कहानी टिकी है। देखिए, पाषाण युग का ये जो लंबा सफर है ना, ये 3 बड़े बदलावों से गुजरा। सबसे पहले पुरा पाषाण युग में इंसान पूरी तरह से एक शिकारी था, जो मिल गया वो खा लिया। फिर धीरे धीरे मौसम बदला, गर्म होने लगा और यहीं से शुरू हुआ मध्य पाषाण युग। अब औजार छोटे और बेहतर हो गए, जिन्हें हम माइक्रोलिथ कहते हैं, और पहली बार पशुपालन की भी शुरुआत हुई। पर असली और सबसे बड़ा मोड़ आया नव पाषाण क्रांति के साथ। ये वो दौर था जब इंसान सिर्फ खाना ढूंढ नहीं रहा था, बल्कि उसे उगा रहा था। मतलब अब वो एक फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गया था। कोल्डी हवा में चावल और मेहरगढ़ में कपास की खेती के जो सबूत मिले हैं, वो इसी इनकलाब की कहानी बताते हैं। और बस यहीं से इंसान ने एक जगह बसना सीखा और गांव बने, जो आगे चलकर बनने वाले शहरों की पहली ईंट। और इन्हीं शुरुआती बस्तियों की नींव पर दुनिया की पहली महान शहरी सभ्यताओं में से एक का जन्म हुआ। इसने प्लानिंग और मैनेजमेंट के ऐसे स्टैंडर्ड सेट किए जो आज भी हैरान करते हैं। और जानते हैं, जब 1921 में इसे फिर से खोजा गया तो इसने प्राचीन इतिहास के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल कर रख दिया। हड़प्पा के शहर जैसे मोहनजोदाड़ो कोई यूं ही नहीं बस गए थे, वो तो मास्टरपीस थे अर्बन प्लानिंग के। शहर को 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक ऊंचा हिस्सा, जिसे गढ़ कहते हैं, शायद शासकों के लिए, और एक निचला शहर आम लोगों के लिए। और सड़कें, अरे वो तो कमाल थीं, एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हुई, बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों जैसा ग्रिड पैटर्न। और ये देखिए, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, ये उनकी इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। ये सिर्फ एक तालाब नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा पब्लिक स्ट्रक्चर था, जो शायद किसी धार्मिक या सामुदायिक काम के लिए इस्तेमाल होता होगा। और सबसे बड़ी बात, इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए प्राकृतिक तारकोल तक का इस्तेमाल किया गया था। सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी रही होगी। सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं, कला में भी वो लोग माहिर थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति। इसे लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया था, जो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही एडवांस्ड तरीका था। और कमाल की बात तो ये है कि ये तकनीक आज भी भारत के कई हिस्सों में इस्तेमाल होती है। ये दिखाता है कि हजारों सालों से हमारी परंपराएं कैसे चली आ रही हैं। और ये मत सोचिएगा कि हम सिर्फ 1-2 शहरों की बात कर रहे हैं। नहीं, अब तक 2000 से भी ज्यादा ऐसी साइट्स खोजी जा चुकी हैं। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ी आपस में जुड़ी हुई सभ्यता थी, जो पंजाब से लेकर गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। जबरदस्त। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जितनी शानदार थी, उतने ही रहस्यमयी ढंग से उसके शहर वीरान हो गए। ऐसा क्यों हुआ, इस पर आज भी बहस चलती है। पर इसके बाद एक नए दौर की शुरुआत हुई, एक ऐसा दौर जिसे हम उसके पवित्र ग्रंथों और बदले हुए सामाजिक ताने-बाने से जानते हैं, और वो था वैदिक युग। अच्छा, वैदिक काल भी अपने आप में एक जैसा नहीं था, इसमें भी एक बड़ा बदलाव आया। शुरुआती दौर में समाज कबीलों में बटा था, लोग घूमते फिरते थे और पशुपालन ही मुख्य काम था। राजा भी बस एक कबीले का सरदार होता था। लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आते आते लोग खेती करने लगे, एक जगह बस गए, और राजा अब जमीन का मालिक बन गया। वो अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करने लगा। इसी दौर में वर्ण व्यवस्था का विचार भी सामने आया। ये एक ऐसा सामाजिक ढांचा था जिसका भारतीय समाज पर सदियों तक बहुत गहरा असर पड़ा। शुरुआत में माना जाता था कि ये काम पर आधारित थी, मतलब जो जैसा काम करता था उसका वैसा वर्ण होता था। लेकिन समय के साथ ये जन्म पर आधारित हो गई और ज्यादा कठोर होती चली गई। तो जब उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड और सामाजिक नियम बहुत ज्यादा सख्त होने लगे, तो इसी के जवाब में कुछ नए विचार और आंदोलन भी सामने आए।
इन आंदोलनों ने पुरानी मान्यताओं को सीधी चुनौती दी। इनमें से दो सबसे अहम थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। दोनों ने मोक्ष पाने के लिए नए रास्ते सुझाए। एक तरफ जैन धर्म ने कठोर तप और अनुशासन पर जोर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग का रास्ता दिखाया, मतलब न बहुत ज्यादा भोग विलास और न ही शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देना। वर्ण व्यवस्था पर भी दोनों के विचार अलग अलग थे। बौद्ध धर्म ने तो इसकी खुलकर आलोचना की। जैन धर्म के केंद्र में 5 महाव्रत हैं। इनमें अहिंसा यानी किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से दुख न पहुंचाना सबसे बड़ा सिद्धांत है। पहले के 4 व्रतों में महावीर ने ब्रह्मचर्य यानी संयम का व्रत जोड़ा, जिससे उनके अनुयायियों के लिए एक और भी अनुशासित रास्ता तैयार हुआ। तो पत्थर के औजारों से लेकर नए दर्शन तक का ये जो सफर था, इसने एक पूरे उपमहाद्वीप को शक्ल दी। लेकिन आज भी सिंधु घाटी की वो लिपि एक पहेली बनी हुई है, जिसे कोई पढ़ नहीं पाया। और ये रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि जानने के लिए, समझने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। शायद इतिहास की यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसकी कहानी कभी खत्म नहीं होती।